अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और लाइफ तो एंजॉय करनी ही चाहिए, क्योंकि लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे। अच्छा जी, आज का आगाज़ करते हैं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ। और टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बात करते हैं कि भाई अल्लाह हमारा दिल बदल दे, अल्लाह हमारी मुश्किलात दूर कर दे, अल्लाह हमें नेकी की हिदायत दे। और फिर हम देखते हैं कि वो उस तरीके से आगे मूव ऑन भी नहीं कर रहे होते। तो बात सारी ये है कि अल्लाह दिल कैसे बदलता है और अल्लाह नेकी की हिदायत कैसे देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आप बैठे हुए होते हैं, जिस सराउंडिंग का आप हिस्सा होते हैं, वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपकी जो दोस्ती है वो कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि जो संगत होती है ना, उसका बहुत गहरा असर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दिल नहीं बदल रहा, अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे, अगर आपको लगता है कि आप वाकई बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर रहे जिससे लोग खुश हैं, तो अपनी सराउंडिंग में चेक कीजिए कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है। क्योंकि अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में है जो कि आपको अच्छी बातों से दूर कर रहे हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि चालाकी और शॉर्टकट का फ़ायदा ये है, जो कि आपको ये बताते हैं कि अरे ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, तो आप यकीन माने, आप जान लेना आपका दिल बदलेगा ना ज़िंदगी। उसकी रीज़न ये होती है कि लोग आपको उस तरीके से चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं जिस तरीके से वो खुद नहीं करते। तो अपना दिल बदलने के लिए, अपने अंदर ज़्यादा नेकियां पैदा करने के लिए उन लोगों के साथ बैठें जो आपको नसीहत करें, जो आपको रोज़ाना कुछ सिखा दें, जो रोज़ाना कुछ बता दें। ये लोग आपका दिल बदलते हैं। ऐसी गैदरिंग्स में बैठना चाहिए जो गैदरिंग्स जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसी गैदरिंग्स में बैठने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके 4 दोस्त हैं और 4 में से 3 दोस्त आपके अच्छी बात करने वाले और नेकी की बात बताने वाले हैं, और वो 4 दोस्त आपको ये बताते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी पॉजिटिव जगह पर मौजूद हैं। अगर वो 4 दोस्त आपको ये बताते हैं कि जैसा तुम अपने घर में रहते हो वैसा ही तुम अपने ऑफिस में, मैदान में, या फिर वैसे ही तुम अपने स्कूल में, कॉलेज में रहो, तो डेफिनेटली इससे आप वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो मिलकर आपको ये बताते हैं कि अगर तुमको फ़लाँ से प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे करो, और फ़लाँ से प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे करो, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और राह पर निकल चुके हैं। और दिल बदलना तो दूर, आप अपनी ज़िंदगी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि चालाकी और कम मेहनत से आप किसी तौर भी अपने आप को ना तो मनवा सकते हैं, ना ही आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और जो अपनी मदद आप करते हैं वो लोग होते हैं जो अपने अच्छे दोस्त चुनते हैं, अपनी अच्छी सराउंडिंग चुनते हैं, जो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं कि जो आपको अच्छी बातें बताएं और अच्छी नसीहत करें। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपको लगे कि आपकी दोस्ती और आपकी जो सराउंडिंग है, चाहे आपके कज़न्स हैं, फैमिली है, या फिर आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो आपको ऐसी चीज़ें गाइड कर रहे हैं जिन चीज़ों की वजह से आप अच्छी बातों से दूर हो रहे हैं। बेशक वक्ती तौर पे आपको उसका फ़ायदा होगा, वक्ती तौर पर आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसके अलावा बात सारी ये है कि आपने करना ये है कि आपने ऐसे लोगों की दोस्तियों से दूर रहना है। आपने करना ये है कि आपने इन तमाम तर लोगों को अपनी लाइफ से जो है वो कट ऑफ कर लेना है। उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़े अरसे बाद खुद आपको छोड़ के चले जाएंगे, और थोड़े अरसे बाद फिर ये आपसे आके कहेंगे अरे हमने तो आपको ऐसे ही मशवरा दिया था, आपने वाकई ये काम कर लिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है, बल्कि ये सारे ही दिन जो है बड़े अहम हैं। और आपको पता है कि हज के हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। तो आज जो है आपको बताती हूँ मैं कि मनासिक हज का जो आगाज़ है वो आज से होगा, और आज़मीन एहराम बांधने के बाद 2 रकत नफिल अदा करके मिना रवाना होंगे। अच्छा जी, मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज का आज से आगाज़ होगा। आज़मीन हज रिहाइश गाह से एहराम बांधने के बाद 2 रकत नफिल अदा करके मिना रवाना होंगे। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करेंगे, जबकि यही आज़मीन 9 ज़ुल्हज्जा को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा के लिए मैदान अरफ़ात रवाना होंगे। वकूफ़ के लिए हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। हुजाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफ़ात में वकूफ़ करेंगे। आज़ान मगरिब के बाद नमाज़ पढ़े बग़ैर हुजाज कराम मैदान अरफ़ात से मुज़ल्फ़ा रवाना होंगे। मुज़ल्फ़ा में हुजाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। मुज़ल्फ़ा में हुजाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे।
हुज्जाज मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और 10 ज़ुल्हज्जा को वकूफ़ मुज़ल्फ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे और रमी जमरात के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा रवाना होंगे। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज कराम सफ़ा मरवा की सही भी करेंगे, जबकि 12 ज़ुल्हज्जा को ज़वाल आफ्ताब के बाद तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाएंगी। ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम रमी जमरात के बाद मिना से अपनी रिहाइशगाह रवाना हो जाएंगे। अच्छा जी, तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी सरकार कंपनी ने 4400 कंपनी से बसेस मिली हुई हैं। पाकिस्तान हज मिशन ने निजी कंपनी से 510 इजाफी बसें हासिल की हैं, जबकि जो मिना रवानगी का अमल है वो आज रात इशा ता आज दिन ज़ोहर तक जारी रहेगा। तो ये 442 बसें हैं जो कि सऊदी सरकारी कंपनी से मिली हैं, जबकि जो पाकिस्तान हज मिशन है वो हज मिशन ने जो है वो निजी कंपनी से 510 इजाफी बसें हासिल की हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि भाई कराची के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उसमें एक के बाद एक जो है वो ज़लज़ला देखा जा रहा है कि एक के बाद एक ज़लज़ला आ रहा है। इसकी शिद्दत भी बताई जा रही है रेक्टर स्केल पर कितनी है। तो इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ला आया है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वहाँ पर शहरी खौफ व हिरास का शिकार हैं। कायदाबाद, शाह लतीफ़ और भैंस कॉलोनी समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। इलाका मकीनों का बताना है कि ज़लज़ले के बाद झटके शदीद नौयत के थे। ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अच्छा जी, तो ये तो ख़बर हो गई ज़लज़ले के मुतालिक। अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है, मौसम कैसे रहने वाला है आज दिन भर का। तो ज़रा चलिए और देखिए कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। तो 11 बजे जो मौसम के हालात हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 37 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और वो 37 सेंटीग्रेड 33 सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि 12 बजे जो है वो 34 सेंटीग्रेड रहेगा, 1 बजे जो है वो 34 सेंटीग्रेड रहेगा और 2 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहेगा। तो शहर कायद में जो गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार है और मौसम जो है वो गर्म है, मरतूब है। अच्छा जी, मौजूदा दर्जा हरारत में शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मौसम गर्म मरतूब, जबकि जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ में मवेशी मंडी की जो है वो सूरत हाल आपको बताते हैं कि मवेशी मंडी में क्या कुछ चल रहा है। तो भाई मवेशी मंडी से पहले जो है वो हम बढ़ जाते हैं आलमी मार्केट में जो सोने की कीमतें वो क्या हैं। तो आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $3,357 फ़ी औंस पर पहुंच गया है। एक तोला सोना 1,000 रुपये महंगा होकर 3,54,100 रुपये का हो गया है। एक तोला चांदी 130 रुपये इजाफे से 3,586 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, अब कुछ पल्सेस की रेट्स आपके साथ में जो है वो हम शेयर कर लेते हैं, बल्कि आपको बताते हैं कि करेंसी जो माल का हाल है वो क्या है। सो हेयर वी गो नाउ ऑन स्क्रीन और फिर आपको बताएंगे जो करेंसी रेट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, वो रेट्स क्या हैं। तो माल का हाल अभी थोड़ी सी देर में जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा जी, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187, कैनेडियन डॉलर है 210, इसके अलावा यूरो जो है वो 323 है, इसके अलावा कोई दिनार जो है वो 922 है, फिर वी हैव यूके पाउंड 383, फिर उसके बाद सऊदी रियाल 75, उसके बाद स्विस फ्रैंक 338 एंड यूएस डॉलर 284। तो ये तो हो गया जी करेंसी रेट्स। सेल्स के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज कहाँ कहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा जो है वो हम जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं और सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट्स में जो है वो आज क्या क्या हेयरिंग्स है। तो सिंध हाई कोर्ट की जो आज अहम हेयरिंग्स हैं उसमें है इलीगल कंस्ट्रक्शन केस एंड वी हैव मिसिंग पर्सनस केस। तो ये जो हेयरिंग्स हैं आज सिंध हाई कोर्ट में होने जा रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम दालों पर आ जाते हैं और दालों के जो प्राइजेज़ हैं वो हैं जी, माश की दाल है 385, फिर माश की दाल जो है, मूंग की दाल जो है वो 380 है, फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है वो 260 है, फिर उसके बाद दाल चना जो है वो 280 है, फिर उसके बाद जो है वो काबली चना 350 है। तो ये मैंने आपके साथ में दालों के प्राइस जो है वो शेयर किए। इसके अलावा जो हमारे प्राइजेज़ हैं बाकी जो हमारे मटन के और चिकन के और बाकी अंडों के, वो हमारी स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप हो जाएंगे। मीनवाइल मैं आपके साथ में एजुकेशन की एक न्यूज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के दूसरे मरहले का इम्तहानात जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बस लगे हुए हैं पढ़ाई में। अच्छा जी, फिर 11वीं और 12वीं जमात के जो कॉमर्स और रेगुलर प्राइवेट आर्ट्स, रेगुलर आर्ट्स के जो इम्तहानात हैं ना वो भी जारी हैं। तो दूसरे मरहले के इम्तहानात का सिलसिला 2 जुलाई 2025 तक चलेगा। अच्छा जी,
तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो इम्तहानी मराकज़ के हवाले से खबरें शेयर की। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो इंतज़ामिया अगर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ लेगी तो डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मवेशी मंडी की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि मवेशी मंडी में अब दाम जो है वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और ये चांद रात तक भी नीचे नहीं आने और चांद रात की सुबह तक भी नीचे नहीं आने। तो आप लोग जाएँ और जल्दी जल्दी ख़रीदारी करें। गुलशन में भी मंडी लगाई गई हैं, छोटी छोटी मंडियाँ जो है वो कायम की गई हैं और आप देख सकते हैं कि बबलू, टिल्लू और कल्लू बैल जो हैं ये सारे मार्केट में मौजूद हैं और भी किस्में जो बैलों की हैं वो अभी इंट्रोड्यूस होंगी मार्केट के अंदर। तो आप ज़रूर जाएं और अपनी पसंद का जानवर लेकर आएँ और ये जो अहम फरीज़ा है ये अदा करें। तो ये तो थी सारी हमारी अपडेट्स, सिटी अपडेट्स। इसके अलावा मलीर जेल में क्या हुआ और कराची में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है। के इलेक्ट्रिक के बयानात मुख्तलिफ हैं और शहरी जो है वो परेशान हैं। MQM ने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टेप उठाया है। बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो कि शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद जब होंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त न्यूज़ सेशन में खुशामदीद और हमारे साथ इस वक्त जो है खुर्शीद भाई मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। और खुर्शीद भाई जो हैं उनके हवाले से बात करने से पहले यानी उनसे टॉप स्टोरी शेयर करने से पहले जो है ये खबर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। इट्स अबाउट स्पोर्ट्स। बाबर आजम समेत जो है 7 टॉप परफॉर्मेंस ने अब PCB कैंप ज्वाइन कर लिया है। यस, अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी जानिब से तलब किए गए वाइट बॉल के 22 टॉप परफॉर्मर में 7 खिलाड़ियों के पहले ग्रुप ने कैंप ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, लाहौर में कौमी जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन खिलाड़ियों का 3 रोज़ा जो कैंप है वो शुरू हो गया है। अच्छा, जिसमें 22 खिलाड़ियों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इट्स बिग स्टोरी और बेस्ट विशेज़ कि भाई अब ये लोग इन लोगों के जो है वो कैंप शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब एक और स्टोरी जिसकी अपडेट्स जो है वो मैं खुर्शीद भाई से लेना चाहूँगी। खुर्शीद भाई, कल से लेके अब तक ना मतलब आई एम लिटली अपसेट अबाउट इट कि जेल वाली जो खबर है ना एक के बाद एक उसकी खबर बनने जा रही है, पॉपअप हो जा रही है। अब कैदी भाग गए थे, अब कैदी में से 2 कैदियों ने ये कर दिया, एक की वालदा आ गई जो है वो लेके कि बेटा वापस जेल जाओ। चले ठीक है, बहुत अच्छा जेस्चर है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर कैदी जो है वो मिल जाएंगे। कैदी जो है वो जहनी मरीज़ थे, जलजले से दीवार जो थी वो मुनहदिम हो गई थी, फिर जेल के बैरकों से बाहर निकाला, फिर कैदी ज़्यादा हो गए। व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, करंट अपडेट क्या है अभी? देखें सबा साहबा जी, मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये कोई फिल्म का एक सीन है। हाँ, और उनका कोई बड़ा विलेन जो है वो जेल में मौजूद था। हाँ, और उन्होंने अंदर जिसे निकालने के लिए जिसे निकालने के लिए ये बचपन में फिल्में देखा करते जी, थे। जी, जी, जी। और इसी तरह की इंडियन फिल्में भी थी, पाकिस्तानी फिल्में भी थी। हाँ, और इसी तरह का ये सीन हमें लग रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन देखें जेल जो मैनुअल है हाँ, और जेल की जो सिक्योरिटी है, आप देखें कि लगभग जो एक अंदाज़ा है वो ये बताया जा रहा है कि 6000 कैदी मरीर जेल में मौजूद थे। इसी तरह फिर जो है वो सेंट्रल जेल कराची में भी कैदी मौजूद होंगे, सखर जेल में मौजूद होंगे, नवाबशाह है, फिर मच जेल है और दीगर जो सिंध भर की जो जेलें हैं, पाकिस्तान भर की जेलें। आप देखें कैदियों की एक बहुत बड़ी तादाद जेल के अंदर ही मौजूद है। ओके। तो ये एक सवालिया निशान है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी सिस्टम है, वो इतना क्यों मजबूत नहीं है कि ये इन कैदियों को इतने अरसे जेल में रहना पड़ता है। एक साइड तो ये हो गई। दूसरा पहलू ये है कि जब जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलविस होते हैं। कोई कत्ल की वारदात में मुलविस होता है, कोई संगीन जराइम में, कोई दहशतगर्दी की केसेस में मुलविस होता है। अच्छा, उसके अंदर बच्चे भी मौजूद होते हैं। जुवेनाइल जेल भी हमारे मौजूद है, हैदराबाद में है, कराची में है, उसके अलावा नवाबशाह में भी है। तो देखें मुख्तलिफ जराइम के मुख्तलिफ कैदी जेलों में मौजूद होते हैं और वो माशरे में उनका वो काला चेहरा है जिसकी वजह से वो जेल का सामना करते हैं। अब और जेल मलमुल के हिसाब से एक अब क्योंकि दौर जदीद है और इस दौर जदीद के अंदर जो है वो आप भी देखें कि जहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है, जहाँ पर जो है वो लोगों की फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, तो हमारे पास अब तक हम क्यों अपग्रेड नहीं हो सके कि हमारे एक एक कैदी की हमें डिटेल मौजूद हो और उसका बायोमेट्रिक मौजूद हो और हमें ये पता चल सके फला जो शख्स था जिसका नाम जो है वो कासिम था, जिसका नाम जो कैदी है वो अहमद था, वो ये जेल से फ़रार हो गया। अब तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कितने कैदी फ़रार हुए थे और उन कैदियों के नाम क्या हैं। हम तक अभी उसी की तलाश में है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है उसको गूगल पे डाल देना चाहिए कि और तो कहीं से मालूमात नहीं मिल रही, गूगल से पता चल जाएगा। तो मतलब ये कि लाइल्मी की इंतहा है ये और बद इंतज़ामी की भी इंतहा है। तो इतने दौर जदीद में सब कुछ सिस्टम जब जदीद है तो कैदियों की इंफॉर्मेशन जो है वो बायोमेट्रिक और मेट्रिक और डिजिटल क्यों नहीं हो सकी। और दूसरा पहलू फिर मैंने आपसे जिक्र किया कि जुडिशरी का सिस्टम है
कि वो हमारा इतना मजबूत नहीं है कि कैदियों की जो सजाएं हैं वो या तो हो जाएं या उनको बरी कर दिया अच्छा, जाए। कैदियों की जहाँ तक बात करें ना, इससे मुझे एक और चीज़, कराची में इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं कि आपको ना, अभी हम एक फुटेज दिखाते हैं, अभी थोड़ी सी देर में दिखाते हैं फुटेज। खबर क्यों कुछ यूँ है कि कराची के जो चोर हैं भाई, उन्होंने भी तरक्की कर ली है, और कराची के चोरों ने जिस तरह से तरक्की की है, मतलब ये इसको कहना है डेवलपमेंट हुई है, ये मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। और ये मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ये पहले फुटेज देखें और ज़रा दिखाएं कि भाई ये कराची के जो चोर हैं इन्होंने कैसे तरक्की की है। तो हेयर वी गो, ज़रा आप देखें कि भाई ये जो कराची के चोर हैं इन्होंने कैसे थे। और थोड़ी सी देर में जो है हम आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे कि क्या खबर कुछ ऐसे है कि शहर में गटर के ढक्कन की चोरी के लिए अब गाड़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल होने लगी हैं। अच्छा जी, अब ये तो आप देख रहे हैं कि ये ढक्कन है, लेकिन इनको उठा के कौन लेके जा रहा है? इनको उठा के लेके जा रहे हैं जी होंडा सिविक कराची में, चोरी के लिए ये इस्तेमाल हो रही है। और ABA 586 इसका नंबर है जी। और ढक्कन चोर जो है वो उसकी जो CCTV फुटेजेस मिली हैं उसके हवाले से जो है वो उस फुटेज में देखा जा सकता था कि ये किस तरीके से जो है वो ढक्कन चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो जनाब ये मस्कूरा गाड़ी जो है वो मेडिकेयर अस्पताल तारिक रोड ब्रांच पर कई मरतबा देखी गई है, वेरी नाइस, और किसी ने इसको नहीं पकड़ा देखा। फिर क्या हुआ है कि जो मेयर कराची हैं उन्होंने गाड़ी सवार ढक्कन चोरों की वीडियो जो है वो ट्वीट कर दी, एंड दैट वाज रियली गुड थिंग। वीडियो में 2 अफराद को गाड़ी से उतरकर ढक्कन चोरी करते देखा जा सकता था। और फिर जो ये जो वीडियो आई उसके बाद फिर जो तहलका मचा है, तो वो अनबिलीवेबल है कि वो तहलका जो है वो जिस तरीके से मचाया गया है और लोगों की जानिब से जैसे ट्वीट्स आई हैं, सोशल मीडिया पर जो शोर शराबा हुआ है, दैट्स अनबिलीवेबल। तो ये देखें ज़रा आपके ये जो हालात हैं कराची में, यानी कि हाँ, अभी थोड़ी सी देर में हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से वो होंडा सिविक में लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो हालात हैं होंडा सिविक में, गाड़ी के ढक्कन चोरी हो रहे हैं भैया, आप ये देखें। वो मेरे ख्याल में ढक्कन चोरी कर करके होंडा सिविक ले ली होगी उन्होंने, ऐसी हुआ होगा कुछ। हाँ, इतनी चोरी की होंगी, चोर है ना वो भी हाँ, डिजिटल हैं, हाँ, वो भी उन्होंने अपने आप को जो है अपग्रेड कर लिया है। और हमारे जो इदारे हैं, जो पुलिस इंतजामिया है, उसके अलावा जो जेल की इंतजामिया है, वो अब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, हाँ। तो जब PTI की गवर्नमेंट थी तो बनू जेल भी तोड़ी गई थी, वहाँ भी उससे भी कैदी फरार हुए थे। हाँ। उससे थोड़ा और पहले चले जाएं आप, तो जो सेंट्रल जेल कराची है, यहाँ पर भी जो है वो सुरंगों के जरिए हाँ। जो है वो जेल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और फिर उसमें असलहा भी मिला था। तो देखें, ये एक पूरी मुनज़्ज़म गिरोह होता है, और वो गिरोह जो है उस जेल को तोड़ने की कोशिश भी करता है, और उस जेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपने पैगाम रसानी के ज़रिए की कोशिश करता है। और मुख्तलिफ वहाँ पे जो ख़तरनाक किस्म की जो कैदी हैं, उनका भी देखें एक नेटवर्क होता है। माजी में भी जो ख़तरनाक किस्म के टेररिस्ट थे, जो कैदी थे, मैं नाम नहीं लूँगा सियासी जमातों का, कि उनके वहाँ पर अंदर अंदरूने खाना भी नेटवर्क मौजूद थे। सेंट्रल जेल कराची में भी, मलीर में भी, हर जगह पे उन सियासी जमातों के जो लोग मौजूद थे वहाँ पे कैदी की सूरत में, हाँ। तो उनके भी अपने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद थे। हाँ, सही, ठीक है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारी इंतज़ामिया पे, और हाँ। जो इस सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना चाहिए और इसको रिव्यू करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस किस्म की एक्टिविटी ना हो सके। सही, आइंदा इस किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो सके। एक और खबर भाई, और ये बड़ी अच्छी खबर है, और ये है खबर कुछ इस तरह से कि PIA का सऊदी अरब आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ा ऐलान जो है वो, दिस इज़ रियली ग्रेट। PIA ने पाकिस्तान से दमाम, रियाज और अलकसीम की जो परवाज़ें हैं उसके जो टिकट्स हैं उसमें 50% रियायत दे दी है। यस, इट्स अ गुड न्यूज़। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स पर रियायत जो है उस पर फौरी अमल दरामद होगा, और ये जो मुसाफिर हैं ये 9 जून तक इस रियायत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तर्जुमान जो PIA हैं उनका ऐसा कहना है। तो भाई हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं खुर्शीद भाई, और खुर्शीद भाई जो है सिविल एविएशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है उसके बड़े एक्सपर्ट हैं। तो खुर्शीद भाई ज़रा बताएं कि 9 जून से पहले जो है वो लोग 9 जून तक एवेंचुअली फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। तो ये एक तो बड़ी अच्छी खबर है, और दूसरा इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो कम से कम लोगों को बहुत रिलीफ भी होता है और खुशी भी होती है कि चले जी ठीक है, इतना ज़्यादा ख्याल किया जाता है लोगों का। थोड़ा सा इस खबर के बारे में बताएं। और जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ थी ना जिन्होंने क्लीनिंग और एयरपोर्ट्स के इतराफ़ में जो सफाई का कहा था, उस हवाले से भी ऐड ऑन कीजिएगा। देखिए सबा साहिबा, पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उस पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं, शिकवे भी होते हैं जी। लेकिन जब त्यौहार के दिन आते हैं
खुसूसन न्यू ईयर के दिन आते हैं और उसके अलावा जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, yes. तो इस पर जो है वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA मुसाफिरों के लिए जो है वो रियायती उसका ऐलान करती है। अब जो है वो दमाम और अलकसीम जद्दा के लिए जो है वो 50% टिकट का ऐलान किया है। तो ये जो सहूलत है वो 9 जून तक इससे मुसाफिर फ़ायदा उठा सकते हैं और ये बड़ी खुशखबरी भी होती है। देखें, अगर 100 रुपये का टिकट है वो 50 रुपये का उसको मिल जाए तो और रिटर्न करवा ले वो, तो ये एक अच्छी खबर होती है और शहरियों की जेब पर भी जो भारी नहीं पड़ता और इसी कम खर्च में जो है वो अपने प्यारों से लोग मिलकर भी आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है हमेशा से ही इसका ये थोड़ा इम्तियाज़ रहा है और ये खुशखबरी अपने सार्फिन को देती रहती है। लाख बुराइयां सही उसकी, चीज़ें बेहतर की तरफ हो जाती हैं, लेकिन खाना बेशक बासी हो जाए इन दिनों में ख़ास जो है वो रियायत अपने सार्फिन को देती है। दूसरा जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अतराफ़ में, पाकिस्तान भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके अतराफ़ में शहरियों से ये गुजारिश की है कि ईद उल अज़हा के दिनों में जो कुर्बानी का जो जानवर जब ज़िबा करेंगे तो उसकी जो आलाइशें हैं और उसके अलावा आपके घर का जो कचरा है वो प्रॉपर डस्टबिन करें, प्रॉपर शॉप करें उसको, ताकि एयरपोर्ट पर जो परवाज़ है उसमें किसी किस्म का कोई खलल ना पैदा है। खलल उस सूरत में पैदा आता है जब कोई परिंदा जो है वो उससे टकराता है। तो देखें, शहर भर में आप ये देखें कि जगह जगह आपको चौरंगी चौराहों पर जो है वो कबूतरों के दाने डालने वाले मौजूद होते हैं। तो जब इस तरह की, हालांकि ये इलीगल नहीं होना चाहिए इस तरह से और लोग अपने घर पर रख सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से परिंदों की आमद जो है वो ज़्यादा हो जाती है और जिससे जो है वो एयर साइड पर खतरा भी होता है। चारोस कबल भी जो है वो कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ को जो है वो एक परिंदा टकराया था तो वो हादसे का सबब भी बन जाता है। तो एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने ये लोगों से गुजारिश भी की है। उसके अलावा जो असातिज़ा हैं और उलमा कराम हैं, मुफ्तियान दीन हैं और मसाजिद के जो भी पेश इमाम हैं उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, फिर पम्फलेट्स भी तकसीम किए हैं कि खुदारा एयरपोर्ट के अतराफ़ में आप लोग रहते हैं तो इसका ख़ास ख्याल रखें। हालांकि हमारा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी एयर सेट बिल्कुल महफूज है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई बर्ड्स हिट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक में कॉग्निशन है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि आप अपने घर का जो कचरा है, जानवरों को जो ज़िबा करेंगे उसकी आलाइशें हैं, प्रॉपर डस्टबिन करें ताकि किसी किस्म का ताफुन भी ना फैले और उसकी वजह से कोई परिंदा, चील, कौवा, कोई भी कबूतर, कोई भी जो है वो तोता, मैना, कोई भी जो है वो ना अतराफ़ में अंदर आ सके। हालांकि हमारे पास तो एक सिस्टम मौजूद है एयर साइड्स को महफूज बनाने का, तो ये एक आगाही मुहिम है। तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये इसकी मुहिम जो है वो चल रही है और वो गाए बगाए रोज़ाना की बुनियाद पे वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सही, चले जी, जिस तरीके से बता रहे हैं खुर्शीद भाई कि इसके ऊपर मुहिम चल रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी इन जनरल ओवरऑल आप लोगों ने यही करना होता है कि आपने जो आलाइशें हैं या अब जो बकरीद आ रही है तो इसमें जो सफाई के इंतज़ाम हैं ना उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है और इसका ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान भी है। और जब आप सफाई रखते हैं अपने गलियों में, महल्लों में, घरों के बाहर, घरों के अंदर, तो इस बात का एहसास भी रखें कि आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके घर के बाहर पड़ी हुई गंदगी से जो है वो परेशान होते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल करने के लिए एक गली महल्लों को, इतराफ़ को, सड़कों को उनका ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा कि आप अपने घर के बाहर से कचरा उठा लें और आपको लगता है ना भाई ये तो मेरा काम नहीं है, तो यकीन करें बहुत सारे लोग आपको आके बताएंगे कि आप ही का काम है, क्योंकि आपका घर है, आपके घर के बाहर कचरा है और उस कचरे की वजह से जो ताफुन है, उस कचरे की वजह से जो जरासीम है वो बहुत सारे लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। तो अपना इंडिविजुअलिटी के तौर पर कम से कम आप पड़ोस का या इधर का या कहीं और का कोई ख्याल नहीं करते तो अपने लिए अपने घर का ख्याल करें कि अपने घर के सामने जो गेट है, जो आपका एक पूरा एरिया है, कोशिश करें कि आप उसको साफ़ रखें, क्योंकि उसकी वजह से हर इंडिविजुअल जब अपने अपने घर के आगे सफाई रखेगा तो वो जो पूरी स्ट्रीट है, जो एक गली का कॉन्सेप्ट है, वो ठीक रहेगी, ताफुन नहीं फैलेगा और वहाँ पर जो लोग आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं, नमाज़ों के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, लड़कियाँ, बच्चियाँ, लड़के जब उन गलियों से गुजरते हैं तो उनको सफाई का और साफ़ सुथरे होने का एहसास होगा। तो दिस इज़ बिग थिंग, क्योंकि सफाई जो है वो हमारे लिए आधा ईमान की हैसियत रखती है, क्योंकि अगर हम साफ़ सुथरे होंगे तो डेफ़िनेटली हमारी वाइब्स भी जो है वो उतनी ही साफ़ सुथरी होंगी, उतनी ही पॉजिटिव होंगी। तो अपने घर को साफ़ रखिए, अपने आप को साफ़ रखिए, गली महल्लों को साफ़ रखिए और स्पेशली इस गर्मी के सीज़न में
तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये ज़रूरत होती है कि वो सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि जब गर्मी होती है, कचरा किसी जगह पर पड़ा होता है तो वो फिर ताफ़ुन की सूरत हाल जो है इख्तियार कर लेता है। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो सामने आई और ये ख़बर कुछ ऐसी है कि भाई ये जो माड़ीपुर पुलिस है, इसने जो है वो तकनीकी बुनियादों पर कुछ कार्रवाई की और कुछ जाँच पड़ताल करके ये कार्रवाई की गई। इसमें जो क्रैकडाउन किया गया है वो जाली आमिल और जाली जो है वो पीरों के हवाले से जो है वो किया गया है कि जो जाली लोग होते हैं और किस तरीके से वो अपने तावीज़ गंडों के थ्रू जो जाली होते हैं उनको जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो लोगों का पूरी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि भाई करना क्या है और हम किन के हाथों बर्बाद हो गए। तो इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई ये जो जाली आमिल होते हैं और ये जो जाली लोग होते हैं जो लोगों को लूटते हैं, खसूटते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके बारे में तो हम वैसे तो बहुत सारे शोज़ में बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि आपने इनसे किस तरह से दूर रहना है। लेकिन एक जो कार्रवाई की गई है माड़ीपुर पुलिस की जानिब से, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जब ये कार्रवाई की गई तो इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली आमिल को गिरफ़्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद मुग़विया खातून को बाजियाब कर लिया गया। अच्छा जी, फिर जाली आमिल जो था वो झाड़ फूंक, तावीज़ गंडों के बहाने ख़वातीन से नाजेबा हरकत में मुलव्विस था। अच्छा जी, जो SSP इन्वेस्टिगेशन है केमाड़ी, ये उनकी जानिब से कहा गया है। जाली आमिल बाबा आबिद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खुर्शीद भाई, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहला केस नहीं है, लेकिन ये केसेस हाईलाइट होना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन जाली आमिलों के हत्थे चढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी ज़िंदगी इन्हीं चक्रों में गुजर जाती है कि कोई हमें कोई धागा दे दें, कोई तावीज़ दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें। इसको देख के ना मुझे अच्छा, हॉलीवुड में भी इस हवाले से बहुत बड़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनी है कि भाई आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, उसके बाद आपकी कोई और चीज़ काम आती है। और अल्लाह भी यही कहता है कि भाई मैं मेहनत करने वालों का साथ दे। मतलब खुद हमारे मज़हब में भी यही है कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा ना। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप सुबह जल्दी सोकर उठ गए और सुबह सोकर उठ के आपने जो है वो 7 बजे आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, ये आपकी मेहनत है, या जो है वो 4 काम आपने ऐसे कर लिए हैं जो आपको करने ही है, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने करना ही है। यानी आप ब्रश करेंगे, ऑब्वियसली आप मुंह धोएंगे। अगर आप इन चीज़ों को भी समझते कि आप मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या उठ के ऑफिस आना एक आपके लिए काम है, तो ये ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि आप ये सब कुछ करेंगे। लेकिन मेहनत इसके पार है, मेहनत इसके परे है। मेहनत वो है जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपना जब काम स्टार्ट करते हैं तो आप खुद ही जब काम नहीं करेंगे तो इस तरह के जाली आमिल या इस तरह के जाली लोग तो डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि इस तरह के जो जाली आमिल होते हैं वो अब जिनको पकड़ा गया है वो कहते हैं जी आप ये तावीज़ ले जाएं, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। काम तो आप कर नहीं रहे, हालात कैसे बेहतर हो जाएंगे? आप 25 विजिट भी कर लेना तो वो आपको यही कहेगा कि नहीं आपका ये मसला है, आपका किसी ने बांधा हुआ है, कारोबार बांधा हुआ है। जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करेंगे उस दिन आपको जाके वो ये कह देंगे जी अब आपके रास्ते खुल गए। इट्स डिपेंड ऑन यू। लोगों को ये समझना चाहिए दुआ में बहुत असर है, अल्लाह के नामों में बहुत असर है। हमारी जो हमें रिस्क के लिए चीज़ें बताई गई हैं, जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया, उसमें बहुत असर है। लेकिन जब आप इन जाली आमलों के पास जाते हैं तो इनके पास सिवाय जो आप लुटने के लिए जाते हैं, पैसा बर्बाद करने के लिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसी है सबा साहिबा, ये जो जाली आमिल होते हैं और इनकी जो दुकानदारी चलती है वो ऐसे नाक़िसुल अक़ल लोगों से चलती है जिनका ईमान कमज़ोर होता है और जो बिलीव करते हैं इस तरह के शॉर्टकट वेज में। मैं आपको बताऊं कि जादू होना बरहक है, आपसे सल्लम पर भी जादू हुआ था और इस तरह के आमिलों का बैठना कराची में भी दीगर शहरों में भी होता है। लेकिन ये नाक़िसुल अक़ल लोग जाते हैं जिनकी ईमान की कमज़ोरी होती है, वो जाते हैं। कुरान की एक आयत का मैं मफ़हूम बताता हूँ आपको कि गम ना करो, दिल शिकस्ता ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो इसी तरह हदीस में आया कि सूरह वाक़िया की जो शख्स तिलावत करता है रोज़ाना तो उसको कभी रिस्क का जो है वो कमी का सामना नहीं होगा। और इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक छोटी सी आयत है, अगर आप दिन में एक तस्बीह पढ़ लें
तो 99 बीमारियां 99 आपकी ऐसे मसाइल हल होंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और सबसे छोटा जो मसला आपका हल होगा वो गम फिक्र होगा। अल्लाह के नज़दीक जो है वो गम फिक्र सबसे छोटा मसला है और हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला गम फिक्र है। आपने ये जो जिन आपने ये सूरतों का जिक्र किया, इस हवाले से तो जब आपके जब बच्चे छोटे होते हैं या आप जब बच्चों की अपनी परवरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ ये समझाया हुआ था बचपन से ही। खुर्शीद भाई, मुझे ये बात पता है कि भाई अगर आपने आप फजर में उठे हैं तो फजर में उठ के आपने जो है वो 2 सूरतें जो है वो ज़रूर पढ़नी है, और वो पहली सूरत जो है वो सूरह फजर है, और फिर उसके साथ आपने यासीन शरीफ पढ़नी है, ठीक है। इससे जो है वो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, पूरे दिन जो आप दुआएं मांगेंगे वो रद्द नहीं होगी। फिर जब ज़ोहर की नमाज़ होती है तो ज़ोहर की नमाज़ के टाइम पर आपने सूरह फतह पढ़नी है। सूरह फतह पढ़ने से आपके कामों में आसानी होगी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देंगे। इसके अलावा आप जो चीज़ें कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको फ़तह और कामयाबी नसीब करेंगे। फिर उसके बाद जब आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ आप सूरह नबा पढ़ेंगे। सूरह नबा पढ़ने की वजह से आपकी जो आँखें हैं, उसकी जो बिनाई है वो सलामत रहेगी और आपकी आँखों की रोशनी, नूर, और आप ओवरऑल जो है एक हैप्पीनेस फील करेंगे। उसके बाद जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो मगरिब की नमाज़ के साथ आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, जिससे आपका जो रिस्क है उसमें तरक्की होगी और कभी भी आपके घर में रिस्क की कमी नहीं होगी। इशा की नमाज़ के साथ आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे। इसके अलावा आप सूरह सजदा पढ़ेंगे। तो अगर आप सूरह सजदा उसके साथ ऐड ऑन करके पढ़ना चाहते हैं तो फिर जब आप ये सूरतें पढ़ेंगे तो सूरह मुल्क वो है जो कि अपने पढ़ने वाला शख्स है, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसको बाद में भी जो है वो बताती है कि ये मेरी तिलावत करता था दुनिया में। तो इन तमाम तर चीज़ों के जो फ़ायदे हैं, ये 5 वक्त की नमाज़ें हैं जिसमें 5 ये सूरतें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके मसाइल वैसे ही हल कर देंगे, और ये बचपन से ही हमें पता है। ये बचपन से ही जो है ना वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया हुआ था कि ये इस चीज़ के लिए होती है, ये इस चीज़ के लिए होती है, यू हैव टू रीड। तो खुर्शीद भाई, लोग इस तरफ क्यों नहीं आते? अगर लोग इस तरफ आ जाएं तो यकीन करें, और इसमें अगर आपकी रवानगी है या आप रोज़ाना रिसाइट करते हैं तो ये 5 या 10 मिनट का काम भी नहीं है। जबकि इतना ट्रैवल करके, इतना ख्वारी उठा के, इतने सारे पैसे लेके तो वो तावीज़ गंडे वालों के पास जा रहे हैं, तो 5-10 मिनट अपने लिए निकाल लें। लोग सब्र करना जानते नहीं है और सब्र कर भी नहीं सकते। और वो सोचते हैं कि ये जो तावीज़ हमें देंगे बाबा जी, इसके ज़रिए हमारी तमाम मुश्किलातें हल हो जाएंगी, और बस सुबह ही जो मैं वो मेरे पास जो है वो सोने के घोड़े होंगे और चांदी के बर्तन होंगे, और बस ये एक जो शेख चिल्ली वाला जो फार्मूला है ना, अब वो लोग अपनाते हैं। एक मुफ्ती साहब थे, कहने लगे कि औरत मेरे पास रोज़ाना आती, कहने लगे मेरे शौहर जो है ना मुझसे बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझे कोई तावीज़ दे दीजिए ऐसा। कहने लगा बीबी मैं कोई तावीज़ नहीं देता। कहने नहीं, आप मुझे पता है कि आप दे देंगे तावीज़। खैर वो 2-4 दिन के बाद उन्होंने एक थोड़ा छोटा सा तावीज़ बनाया और कहा कि जब आपके शौहर जब घर में आए तो इनको 2 दांतों के बीच में दबा लिया करें, और वो कितना भी कुछ कहें, जितना आप इस तावीज़ को दबाएंगे उतने शौहर आपके काबू में आ जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि, समझाने का मतलब ये था कि जब आपके शौहर घर में आए तो आप जब वो अगर गुस्सा हो तो आपने उनको जवाब नहीं देना। और वो तावीज़ के ज़रिए वो दांतों से दबा रही थी इस तावीज़ को, और कुछ ही दिनों बाद वो मामला सेटल डाउन हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग कम हैं जो मसलियतन किसी को कुछ समझाते हैं, कहते हैं जो जिनका इल्म कम है, जो दीने इस्लाम पर जो है वो यकीन नहीं रखते, कम इल्म रखते हैं, जो कुरान पाक से दूर होते हैं। अब मैं समझता हूँ वही इन जाली आमिलों के पास जाते हैं, और जगह जगह लिखा होता है कि भाई महबूब आपके कदमों में, और इस तरह पर क्रैकडाउन अच्छा है। ये मैं कहूँ ये अच्छा इक़दाम है कि जो क्रैकडाउन हुआ है, और ये मज़ीद इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। और हमारे जो शहरी हैं, मैं तो एक आम दावत देना चाहता हूँ लोगों को कि कुरान से ताल्लुक़ अपना मजबूत जोड़ें, कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें। अरबी के साथ तो आप पढ़ें, उसका सवाब अलग है, लेकिन कुरान हमसे तकाजा क्या करता है, कुरान हमसे क्या तकाजा कर रहा है, क्या कह रहा है। और कुरान के अंदर मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला है जो उसका हल उसके अंदर मौजूद नहीं है। और कुरान ही वो किताब है जो दरस इनकलाब है। आप उसको पढ़कर जो है वो अपने तमाम मसाइल का भी हल निकाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो आता है वो आता है आपकी अपनी कैरेक्टर साजी का, जो किरदार साजी है आपकी, वो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ले सकते हैं। कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से आजकल जो अदम बर्दाश्त आप देखती हैं कि कोई किसी की मोटरसाइकिल अगर किसी गाड़ी को टकरा जाए या आपको कोई कुछ कह दे तो आप फ़ौरन उसका रिएक्ट करती हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की घाटी पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो पथराव किया गया, इवन के आपका जूता जो है वो लहूलुहान हो गया था। तो फरिश्ता कहने लगे कि आपका हुक्म हो, तुम पहाड़ी को उल्टा दें और उनको तहस नहस कर दें। को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है इनके आने वाले लोग जो है ईमान लिया तो। और फिर इसी तरह एक खातून जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी रोज़ाना। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आए, वो खातून नज़र नहीं आई, वो बीमार थी।
तो आप सिर्फ उसकी इयादत के लिए चले गए। तो ये वो सबक है, वो लेसन है जो हमें दीन इस्लाम की तालीमात से मिलता है। मैं समझता हूँ अगर हम उस पर अमल पैरा हों तो हम अदम बर्दाश्त वाले मामले से भी निकल आएंगे। और ये जो जाली आमिल पीर है ना, तो सबसे बड़ा पीर जो है हमारा कुरान पाक है। हाँ, और फिर आपके घरों में बैठे हुए आपके वालिदैन हैं, और फिर वो आपके हुकूकुल इबाद हैं, और वो आपके बहन भाई हैं जिनका हक आप अदा करें। बेशक वो आपको सिला नहीं दें या ना, जो भी है, लेकिन अल्लाह आपको सिला देता है। उसके बाद आपके जो टीचर्स हैं, आपके उस्ताद हैं, उसके बाद आपको, मैंने आज इंट्रो भी इसी पे किया कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर किसी का कोई गाइडर है, कोई टीचर है जो उसको सही तरफ गाइड करता है, तो डेफिनेटली आप इनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ बैठ सकते हैं, आप उनको अपना उस्ताद मान सकते हैं, आप उनको जो दिल से चाहे इज़्ज़त दे सकते हैं। बट ऐसे जो जाली आमिल होते हैं जो कि ये अमलियात करते हैं, जो कि आपसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा रहे होते हैं, और आप इतनी सारी ख्वारियाँ उठा के, इसलिए ये ख्वारियाँ उठा रहे होते हैं कि हालात बदल जाएँ। हालात दुआ, नियत, सफाई रखने और साथ साथ मेहनत करने से बदलते हैं। जी हाँ, ये सफाई रखने की बात मैंने इसलिए की है कि सफाई निफ्स ईमान है, और जिनके घर सहन साफ़ रहते हैं वहाँ पर बरकत होती है। अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करता है उन लोगों पर जो वज़ू में रहते हैं, पाकी में रहते हैं, तहारत में रहते हैं। सुबह जब घरों से अपने रिस्क के लिए निकलते हैं तो बावज़ू होते हैं। तो आपने साथ साथ अपने रिस्क की कुशादगी के लिए बावज़ू भी रहना है। तो ये तमाम तर चीज़ें बदलेंगी आपके हालात, और आप देखेंगे कि आपके दिन फ़ौरन से बदल जाएंगे। और फ़ौरन से बदलने का मतलब ये है कि आप बदल गए तो दिन बदल गए। और पैसों का, रिस्क का ताल्लुक डेफिनेटली अल्लाह जिसे चाहे दे और अल्लाह जो चाहे जैसे जिसके साथ जो है वो असबाब करे, लेकिन अल्लाह रहीम है, करीम है, और सबके साथ ही आसानियों के मामलात करता है, और हमारे साथ भी ऐसे करें। आमीन सुबह आमीन। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। अच्छा जी, तो भाई अभी जो सूरत हाल है कराची में, जो रीसेंट अपडेट्स हैं और जो रीसेंट डेवलपमेंट चल रही है, उसमें जो हाईलाइट है वो यही है कि जो जेल वाला वाक़या है वो अब शिद्दत अख्तियार कर गया है। एक के बाद इसके हवाले से जो है नोटिस भी आ रहे हैं, और लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात करें कि भाई समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये मुमकिन कैसे। लेकिन खैर, डिज़ास्टर हैज़ बीन डन नाउ। तो अब जो सिटी अपडेट्स हैं उसमें एक और चीज़ भी है कि जो कराची के शहरी हैं वहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं आ रही, और गैर एलानिया जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिस हवाले से एमकेएम ने भी बात की, मैंने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया था। खुर्शीद भाई, ये क्या करना चाहिए? क्योंकि अब देखें, एक तो ईद के दिन भी आ रहे हैं, फिर ये बड़ी ईद है, लोगों को घर में बिजली की ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, 10 काम होते हैं, ईद की तैयारियाँ करनी होती हैं, बल्कि ईद की तैयारियाँ इतनी तैयारियाँ होती हैं, आप यकीन करें हम लोग खुद भी अब जाहिर सी बात है ये, क्योंकि ईद के फेज से गुजर रहे हैं, तो बस यहाँ से शो से जाने के बाद जो है वो 10 काम घर में निकले हुए होते हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, ऐसी सूरत हाल में ईद कैसे मनाएंगे कराची के शहरी? ज़रा बताएं करना क्या है? ये कोई मिरेकल कोई बता दें, कोई तरीका बता दें कि जीने का क्या तरीका होगा? देखें, ये जो दिन है ना, ईद उल अज़हा के बिल्कुल करीब 3-4 दिन रह गए हैं। तो इसमें मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रिक से कि इन दिनों में रात के औकात में लोड शेडिंग ना करें। नॉर्थ कराची का नाम स्पेशली ले लें कि प्लीज़ के इलेक्ट्रिक नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग मत करना, कहीं भी लोड शेडिंग ना करें, क्योंकि लोगों के घरों के बाहर गली महलों में लाखों रुपए के जानवर मौजूद हैं, और लोग उनकी देखभाल के लिए मौजूद होते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ तो खुली जगहें नहीं है, कंजेस्टेड इलाके हो चुके हैं, क्योंकि लांडी में मलीर में, कोरंगी में आप लोगों के हालात देखें, मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ, वहाँ के लोग बिलक रहे, रो रहे हैं, वहाँ के लोग चीख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बात वो ये कि अगर 2 लोगों ने बिल नहीं भरा हुआ तो सजा पूरी गली वाले भुगत रहे हैं। जबकि नेपरा का ही कानून है कि जो लोग बिल नहीं जमा कराएगा सिर्फ उसी की लाइट कटेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जमा नहीं कराया तो आपके बराबर वाली की कट जाएगी। ये पूरी पीएमडी बंद कर देते हैं। खुर्शीद भाई, इनको ऐसा तो नहीं, इनको काम ज्यादा करना पड़ता है तो ये कहते हैं चलो मेन फिटर बंद करो सबका, चलो चले जाओ। अब कौन ढूंढेगा किसने बिल भरा नहीं भरा, किसके घर जाए किसके घर नहीं जाए? ज़ाहिर मेहनत होती है। हाँ, मेहनत लगती है उसमें। यहाँ फिर वही बात आ गई, ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, 4 घर लोड शेडिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी में डाल के आप फीडर ट्रिप कर दें, बंद कर दें, और बस ये तो ये डिजिटल सिस्टम मौजूद है, या किसने जमा करवाया, किसने नहीं करवाया, उनकी पीएमटी के तमाम रेशो भी आ जाता है कि यहाँ से कितना लोड आ रहा था, कितनी बिलिंग आई, कितनी रिकवरी, तमाम चीज़ें डिजिटल रिकॉर्ड पर मौजूद होती हैं। और ये ऐसा करना चाहिए इनको कि जिसने बिल दिया है वो बिजली से फ़ायदा उठाया, जिसने नहीं दिया उसकी डिस्कनेक्शन होना चाहिए।
लेकिन अब जो मेरा सवाल ये है और रिक्वेस्ट भी है कि इस वक्त जो है वो रात के औकात में लोड शेडिंग बिल्कुल भी मुतामिल नहीं हो सकता कराची, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के जानवर गली महलों में बंधे हुए हैं और लाइट ना होने के सबब वो किसी वक्त भी जो है वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, जानवर खोल के ले जाए जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चे घूम रहे होते हैं अपनी बकरों को लेके, दुम्बों को लेके, खुदा ना खास्ता अगर कोई जानवर जो है वो रस्सी तोड़कर जो है वो कहीं भागता है तो अंधेरे में कुछ भी आप नजर नहीं देखिए ना आता। कि अगर रात के टाइम पर ये इस तरह से लोड शेडिंग करेंगे, और आपने बहुत ज़बरदस्त, खुर्शीद भाई ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है कि अंधेरे में बच्चे जब जानवर लेके जा रहे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो वाई दे विल स्टॉप, वो तो स्टॉप नहीं होंगे, वो तो कहेंगे नहीं हमें तो जाना है, हमने तो रेस लगानी है, हमने तो घुमाना है। ऐसे में कुछ जानी नुकसान हो जाए बिल्कुल ऐसा हो अंधेरे जाता के है। बाइस। और फिर गायें वगैरह जो होती हैं वो जब दूसरा मॉल देखती है कि अभी जो है वो लाइट्स थी, अभी अंधेरा हो गया, वो किस तरफ चले जाए, आपको तो कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो अंधेरे में जानवर घुमाना और फिर इस तरीके से बच्चों की जान खतरे में डालना, मेरे ख्याल में लोड शेडिंग इन दिनों में स्पेशली नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक है इसने ये तय कर लिया कि हमें सिंध असम्बली के लोग बुलाएं, हमें वफाकी काबीना कायमा कमेटी के लोग बुलाएं, कराची में शहरी एहतजाज करें, अच्छा उसके अलावा सड़क ब्लॉक करें, सियासी जमातें एहतजाज करें। इन्होंने तय कर लिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वाकई को फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें कि कराची में कोई शायद इलाका ऐसा हो रोज़ाना की बुनियाद पे जहाँ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज ना होता हो। कोरंगी 5 में मैं परसों रिपोर्ट हमने किया कि वहाँ उन्होंने कहा कि 18 से 20 घंटे लाइट नहीं आती, दिन में 24 घंटे हैं तो 18 घंटे लाइट नहीं आती। बिजली से ही मुंसलिक हैं तमाम चीज़ें, पानी का होना, बच्चों की एजुकेशन, जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, तमाम बच्चे वो किस तरह से गुजारा करेंगे, ये एक लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया है कि रात में जब बच्चे ये गाय वगैरह को, जानवर को टहलाने लेके जाते हैं तो बिजली नहीं होती, उससे नुकसान हो सकता है। हॉस्पिटल में NICH देख लें, NICVD देख लें, वहाँ पर जो मामलात हैं उससे मरीज़ परेशान है, इनक्यूबेटर के लिए लोग परेशान हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हो रही हैं। इसके अलावा घरों में जो लोग ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कैसे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे इन दिनों में, कैसे वो अपनी ईद की खुशियाँ मनाएंगे, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कराची में। बिल्कुल ऐसी है कि हर शहरी इस वक्त तो ये फरियाद कर रहा है कि खुदारा लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए और पानी दिया जाए। 3 मुतालबे कराची के शहरियों के जो हम लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं कराची में, एक तो बिजली दो, पानी दो, ये 2 मुतालबे सबसे अहम हैं। सही कि हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ खरीदते हुए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें उन टैक्स के एवज़ कोई सहूलत, जो बुनियादी सहूलत है वो नहीं मिल रही। बुनियादी सहूलत जो है वो हमें नहीं मिल रही है। तो भाई मैं भी जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि अंधेरे में जब लोड शेडिंग का टाइम हो, स्पेशली मगरिब से लेके ऑनवर्ड जब रात तक लोड शेडिंग होती है, तो अपने बच्चों को उस अंधेरे के टाइम पर ना जानवर घुमाने के लिए या इस तरह से ना भेजें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंधेरे में ना किसी को नज़र आए, कोई और भी जो है वो बच्चे वहाँ पर आ रहे हों तो कोई जानी माली खुदा न खास्ता कोई ज़रा सी भी कोई चोट या नुकसान या कोई ज़ख्मी ना हो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। तो जनाब हमारा जो शो का टाइम है उसका जो ये पहला सेशन है, इसमें आ गई है एक ब्रेक, क्योंकि हमने जाना है हेडलाइंस की जाने। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रानिया आपा और अनीस भाई, लेकिन ये दोनों मौजूद हैं। मिलवाने से पहले जो है आपको बताती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई ईद आ रही है और ईद में बहुत सारे लोगों के घर में मेहमान भी आते हैं, तस्वीरें भी खींचनी है, इंस्टा रील्स भी बनानी है और फेसबुक पे भी पिक्चर लगानी है और ट्विटर पे भी बताना है और लिंक्डइन पे भी ये टैग करना है कि भाई हमने ईद पे कौन से कपड़े पहने और हम कैसे लग रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि स्किन अच्छी हो, रंग गोरा गोरा हो, ग्लो ग्लो आए। कैसे आएगा ये जानते हैं रानिया आपा से और अनीस भाई से। रानिया आपा ये बताएं कि अब ईद के दिनों में जहाँ पर घर की सफाइयाँ हो रही होती हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी मेंटेन हो रही होती हैं, वहाँ ज़रूरी ये है ना कि बंदा अपने चेहरे का भी ख्याल रखे, अपने आप को भी जो है वो मेंटेन करे और स्किन जो है वो ग्लो करे और ईद से पहले आपकी रंगत निखर जाए। बिल्कुल, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा होना चाहिए, सही, मुमकिन कर दिखाना चाहिए। देखिए, जब आप ईद और बकरीद पर, वैसे भी किसी ओकेजन पर हम अपने घरों को बहुत ज़्यादा सजाते हैं, संवारते हैं, इसीलिए कि आने वाला जो है वो हमारे घर से इंस्पायर हो। आने वाला आपके घर से तो इंस्पायर होगा, लेकिन असल शख्सियत तो आप हैं जिसने उनको मदऊ किया है,
और असल मिलने वो दरो दीवार से नहीं आपसे आया, पहले उसकी नज़र आप पर पड़ेगी, फिर दरो दीवार पर पड़ेगी। तो यकीनन और ईद का ख़ास मौका है, इसमें हम अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं। और बकरीद के मौके पे तो ख़वातीन अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं करती, और ज़्यादातर ख़वातीन ये सोचती हैं कि नहीं हमें तो सारा टाइम किचन में गुजारना है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी तैयारी पहले से कर लेंगी तो किचन में रह के और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। और इसके लिए देखिए अपनी केयर की ज़रूरत है। 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपका हक है कि आप अपने लिए ज़रूर निकालें इस अपने कीमती टाइम में से। और ईद हो या बकरीद हो, जब इंसान कपड़े नए पहनते, किसी भी फंक्शन के मौके पर जब इंसान कपड़े बहुत खूबसूरत पहनता है, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत पहनता है, तो उसका ये हक भी है और उसका दिल भी चाहता है कि मैं महफिल में भी सबसे खूबसूरत लगूं। और सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो इंसान का चेहरा है। सही तो बात इसके लिए ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस चिलचिलाती हुई धूप में गुरेज करें कि 10 बजे के बाद से 3 बजे तक कोशिश करें कि घरों से ना निकलें। बिला ज़रूरत है तो जाहिर है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिला ज़रूरत। अब ऐसे में जो ख़वातीन ऑफिस गोइंग है, स्कूल गोइंग है, टीचर है, स्टूडेंट है, जाने पड़ता है। अल्लाह के फजल से बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से वक्त और हालात का मुकाबला करें। इसके लिए अपने आप को सबसे पहले तो बाहर जाने से पहले आपको मैं एक बताती हूँ, एक वाटर बना कर रख लें कि बाहर जाएं और बाहर से आने के बाद जो आपको सन टैनिंग हो जाती है, पहले तो घर से निकलते वक्त सन टैनिंग से महफूज रहने के लिए कि सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं जी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं जी अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो स्किन की जो हमारी ऊपरी सरफेस है उसको तबाह कर देती है। तो उसके लिए सबसे पहले बेहतर ये हुआ कि एक बोतल में आप सब लोगों को चाहिए कि अपने पास एक घर में एक स्प्रे की बोतल ले लें, उसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ, कुछ आप ये रोज़ पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियों को लेकर डाल लीजिए और 1 पिंच उसके अंदर आप फिटकरी का ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह शेक करने के बाद आधा नींबू भी इसमें ऐड कर लीजिए। 1 बोतल पानी, उसमें कुछ पत्तियाँ गुलाब की और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, 1 पिंच एलम कहते हैं फिटकरी को, पिसा हुआ एक पाउडर डाल दें और आधा नींबू स्क्वीज करके इस बॉटल को अच्छी तरह हिलाकर आप रख लीजिए। और बाहर आते जाते हुए सबसे पहले तो जाने से पहले आप अपने चेहरे पर इसका स्प्रे कर लीजिए। ख़वातीन कुछ हल्का सा मेकअप भी कर लेती हैं, कम से कम कॉम्पैक्ट पाउडर तो ज़रूर लगा लेती हैं, तो वो इसके ऊपर कोटिंग करके चली जाएँ तो अल्लाह के फजल से आप बाहर जाने के बाद सन टैनिंग से महफूज रहेंगी। अब जब सन टैनिंग में आपका टाइम ज़्यादा अच्छा मर्द हो या ख़वातीन, चलिए ठीक है, ये तो एक आपने बताया ना कि ये सारा प्रोसेस करना है और सन टैनिंग से आप ऐसे बच सकते हैं। अब कोई बाहर गया है आपा और उसने जो है वो जब वो घर में अपने आया तो उसको लग रहा है कि स्किन जो है उसकी इरिटेट कर रही है या उसको इचिंग हो रही है या फिर उसको लग रहा है कि मुझे ओवरऑल ही पूरा मुँह ही टैन हो गया। कुछ होता है ना 2 टोन स्किन हो जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मेरा पूरा मुँह ही टैन हो गया है। अब इंस्टेंट उसकी नहीं हो रही है हिम्मत कि भाई मैं इतनी सारी चीज़ें करूं, फौरी तौर पे वो क्या कर सकता है? सबसे पहले बाहर से आने के बाद अपनी स्किन को कूल डाउन करें, ये वाला स्प्रे करें और उसके बाद फ़ौरन जाएं। कूल डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि बाहर से आने के बाद तपती हुई धूप में से आने के बाद इंसान का दिल चाहता है फौरी तौर पर मुंह धोए और नहाए। तो 2-4 मिनट सब्र करें, ये स्प्रे आपकी टेबल पर रखा है करें और उसके बाद आप जाएं अपना फेस वॉश करने नहाने के लिए। और फेस वॉश करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, लेकिन अपने बाथरूम्स में आजकल अगर आप थोड़ा सा बेसन अपने पास रख लें, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा दही मिला किचन में अपने बाथरूम के अंदर ही रखें, यानी घर का हर फर्द ही अगर उसको अपनी आदत बना लेगा तो सबसे पहले तो सन टैनिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। कि आप थोड़ा सा बेसन ले लें, उसमें आधा टीस्पून दही से हल्का सा पेस्ट बना लें, इसको 1-2 मिनट अपने हाथों पर जो आपके हिस्से बाहर रहे वो लगा लें और फिर अपने फेस को आप रिंस कर लीजिए पानी के साथ और उसके बाद अपना उसके बाद फिर फेस वॉश से मुँह धोना है? जी फिर धो लीजिए। ये सारी टैनिंग आपकी निकल जाएगी।
जो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन पर आ गया वो निकल जाएगा और टैनिंग दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चूंकि ईद करीब है तो अपने चेहरे पर अब मैं कुछ आपको मास्क बताऊंगी कि किस तरह वो तेजी के साथ आपकी स्किन को वाइट कर सकते हैं। उसमें ये कि चावल का आटा आप लोग हर वक्त सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ये ज़रूरी इस्तेमाल करें। इसके लिए बेहतर है कि आप ना अपने घरों में, तो हर घर में आजकल एलोवेरा लगा हुआ है, घी कवार लगा हुआ है। अगर नहीं है तो आप बाहर से एक पौधा खरीद लीजिए। सारे उनके आजकल तो क्यारियों में सबकी बहुत है, सब बहुत ट्रेंड हो गया है। तो आप थोड़ा सा एलोवेरा ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से अपने फोक से मेल्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। उसके अंदर कोशिश करें कि एक अंडे की सफ़ेदी, पूरा साबुत अंडा लें, उसमें एक सुराख कर लें और जितनी भी उसमें से सफ़ेदी निकले पूरे अंडे की ना लें, इसको भी उसके अंदर मिक्स कर लें। और उसके अंदर आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर आपके घर में मौजूद है वो भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधा लेमन ज़रूर डाल लीजिए। ये एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाएगा। इसको अपने चेहरे पर लगाएं। जब ये ड्राई होने लगे तो इसको हल्के हल्के हाथों से पानी लगाकर अपने हाथों पर 2-4 मिनट मसाज कर लें, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर। आप ये यकीन करें कि आपका रंग जब आप अपना फेस वॉश करेंगी तो इतना साफ लगेगा पहले वॉश में कि आप कहेंगी अल्लाह मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। अपने तमाम छोटे बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने मर्द हजरात के लिए भी, जो तमाम मर्द हजरात हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी बाहर से आने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बाहर जाने के बाद अक्सर लोगों के पोर्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। रंग तो टैन हुआ ही है लेकिन पोर्स खुलने की वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसके बाद ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो मैं मास्क बताना आपको बता रही हूँ वो आप जरूर लगाएं। वाइट हेड्स के लिए, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और एक्स्ट्रा ऑयल के लिए और रंग को साफ करने के लिए ये एक मास्क है। लेकिन याद रखिए जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो आपके बन गए हैं उसके लिए कोई ऐसा मास्क होना चाहिए जो आपकी स्किन को पुल करे, यानी खींचे। अच्छा। और वो हम बात बताएंगे, मैं बता रही हूँ ऐसा मास्क जो कि ज़रा ड्राई होने के बाद ऐसे करके उतरेगा तो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स लेकर उतरेगा। सही, वो साथ ही उसको जो है वो निकाल देगा। जी। उसके लिए आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा दही लें, थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही लें, उसके अंदर जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें या कॉर्नफ्लावर, दोनों में से जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद है एलोवेरा के अंदर मिक्स करें। और आप एक उसके अंदर जो बेकिंग पाउडर हमारे घरों में मौजूद होता है वो ज़रूर ऐड कर लें और जो आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग देगा। और जो कॉर्नफ्लावर है वो आपके चेहरे पर ड्राइनेस लाएगा। और कॉर्नफ्लावर के ऐड के साथ जब आप ये पैक अपने चेहरे पर लगाएंगे तो ड्राई होने का उसको मौका दें। ड्राई होने से वो ऐसे टुकड़े बन के आपके पील ऑफ होगा। तो आपके जहाँ के ब्लैक हेड, जहाँ आप ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ पर है, यानी हमने एलोवेरा मिलाया, उसके अंदर आधा लेमन आपने स्क्वीज़ किया, आपने उसके अंदर दही मिलाई, 1 चुटकी हमने उसके अंदर बेकिंग पाउडर मिला दिया। ये सारी चीज़ों को हमने पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे। और देखिए टर्मरिक मेहंदी जो हल्दी होती है वो बहुत एंटीसेप्टिक भी होती है। तो आप अपने चेहरों पर अगर इसका मास्क बनाकर लगाएंगे तो अल्लाह के फजल से स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ होगी, रंग ईद से पहले से चमकने लगेगा। और जहाँ से आपको यानी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हमारे टी जोन पर होते हैं, यहाँ से तो आप उसको खींच कर रिमूव कीजिए और बाकी चेहरे पर आप पानी के साथ मसाज करके हल्के हाथों से उतार लीजिए। तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही आप अपने हाथों पर और अपने पाँव पर भी लगाएं तो अल्लाह के फजल से बेहतरीन रिजल्ट। चलें जी, तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी बताई है आपा ने कि भाई वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और स्किन वाइटनिंग के लिए जो है आपको बनाना है। अच्छा जी, अब मैं अनीस भाई से पूछती हूँ। अनीस भाई, आप ज़रा हमें बताएं कुछ और ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी कि जिससे स्किन जो है वो गोरी हो जाए, लेकिन वैसी गोरी नहीं हो कि वो लगे कि जी कुछ लगाए हुए और पीली हो गई है। देखिए चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, दोनों का हक गोरा होने का है, खूबसूरत लगने का और गोरा खूबसूरत लगने का है। और असल में आज से थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। सही। अब ईद की आमद है, अगर बंदा अपने ऊपर फोकस करेगा, टाइम देगा तो फिर बहुत काम रह जाएंगे। क्योंकि ईद में आपको गोश्त भी काटना है, गाय भी घुमाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो टाइम नहीं। तो इसलिए जब आप भी अपने किचन में काम कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, कुछ फ्रूट्स आपके घर में ही अवेलेबल हैं, उन्हीं को खाकर आप इंशाअल्लाह ताला सब ठीक कर सकते हैं।
सही। लेकिन जो जितने प्रॉब्लम्स है ना, उसकी एक ही वजह है कोलेजन की कमी। मतलब जो स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइज है वो कम हो जाता है, जिससे ओपन पोर्स हो जाते हैं, चेहरे पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आता है और चेहरे या बॉडी का रंग दो मुआ या टू टोन हो जाता है, टू टोन जैसे वो हो जाता है। जैसे आप किचन में आलू काट रहे हैं तो आलू का जो छिलका है, बस ठीक है, हम यहीं से रेमेडी जो है वो रोक देते हैं और यहीं से आलू के छिलके से और थोड़ा मैं गला भी ठीक कर लूँ, आलू के छिलके से जो है ये रेमेडी हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि आलू का छिलका और आलू कितना कारआमद है। जी अनीस भाई। तो जब भी ये आलू काटें तो जो इसका छिलका है वो जहाँ पर भी स्किन पर या बॉडी पर फेरेंगे तो ऑन द स्पॉट ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा, सही, शाइन लेके आएगा। सही। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी के अंदर विटामिन के, विटामिन B12 और जिंक को जो है वो बनाना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इस तरह कोई एलिमेंट हो ही ना सके, जिसके लिए कुछ ज़रूरी है। सबसे पहला आजकल आ रहा है मैंगो, आम। ये आम आंखों की बिनाई के लिए, बालों के लिए और स्किन ग्लो के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा तरबूज। तरबूज जब भी खाएं तो कोशिश करें कि उसके बीज समेत खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कोलेजन पाया जाता है, वाटरी है, तो इससे जो बॉडी का मॉइस्चराइज ज़ाया हो रहा है वो दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाएगा। सही। तीसरी, जितना हो सके अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल करें। चौथा, हल्दी, मीठा सोडा। मीठा सोडा एक ऐसी सोर्स है जिसके अंदर विटामिन B6 है, जी जी, जो अंदर से आपके मसाम को टाइट करता है, स्किन को ग्लोइंग करने में बहुत ज़्यादा मददगार रह पाता है। उसके बाद जितना हो सके लेमन, नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू वो सोर्स है जो कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन B6 को या विटामिन B11 को कभी भी कम होने नहीं देगा। अच्छा। तो जब भी कोशिश करें कि पानी पिए तो उसमें लेमन का इस्तेमाल करें। अच्छा। और सबसे आखिरी में कच्ची लस्सी, मतलब आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, ये पिए तो ये आपकी बॉडी में कोलेजन को पैदा करेगा, ये अंदर से आपका खून बनाएगा और सर्कुलेशन ब्लड को बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगा। अच्छा, आपने कहा है कि कच्ची लस्सी जो है वो आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी डालें और उसको दिन में कितनी दफ़ा पीना है? एक दफ़ा मिले 2-3 बार पी लें। 2-3 बार पिए, उससे जो है वो कोलेजन आपका बनेगा और अच्छा, स्किन टाइट होगी। हाँ। और तीसरी बात ये कि जिन लोगों को थोड़ा टाइम है तो कुछ देर अपने आप को दे दें। आजकल तो हर घर में कोयले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मौसम आ रहा है बारबेक्यू का, तो कोयले हैं। तो कोयलों को थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा। और थोड़ा सा देखिए हर जगह गायें आ रही हैं, तो थोड़ा सा कहीं से आप गाय का दूध मंगा लें तो बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, सही है। थोड़ा सा उसमें डालें हनी, शहद, बस इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिलाकर अपने चेहरे के ऊपर इसको लगा लें। काम काज करते रहे, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, सही, बस चेहरे पे लगा लें। कोयला लिया, उसको गाय के दूध में मिलाया, 1 टीस्पून आपने कोयले का पाउडर लिया, 1 टीस्पून कोयले का पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने दूध ले लिया, 1 टेबलस्पून दूध ले लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने इसमें शहद ले लिया और 2 टेबलस्पून जो है शहद ले लिया। गाय का दूध होना जरूरी है या नॉर्मल दूध? देखिए असल में ना गाय का दूध जो है ना वो ऑर्गेनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक है, उसमें फैट्स नहीं है। सही। तो इसलिए वो जल्दी से आपकी स्किन के अंदर जो है वो असर कर जाएगा। वैसे भी आजकल चारकोल मास्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ हुआ है और जो लोग इसको बनाना चाहें इस तरीके पर बनाए, इसके बेहतरीन रिजल्ट। सही। फिर उसके बाद क्या करना है? अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रुई की मदद से या हाथों की मदद से ही इसको अपने चेहरे के ऊपर एज अ मास्क अप्लाई कर लें और काम काज करते रहें और इसको छोड़े 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अपना चेहरा वॉश करें, आप देखेंगे कि आपका चेहरा 14वीं का चांद हो जाएगा। अरे वाह वाह, ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी कलौस या सारी ऐसा लगे जैसे आपने फेशियल कराया हुआ है। अगर थोड़ा टाइम है तो उसको बॉडी पे भी लगा लें। तो जहाँ जहाँ लगाएंगे जहाँ आपने वो टैनिंग खत्म हो जाएगी, जहाँ बस आपने उसको वॉश किया वो ग्लो करेगी स्किन। ऐसा आप समझेंगे भाई कि आपने आज शायद अपनी नई स्किन लगा ली है। अरे वाह भाई वाह, तो बेबी स्किन हो जाएगी, जबरदस्त भाई। ये तो बड़ी जबरदस्त जो है वो बात बताई है अनीस भाई ने हमें। अच्छा, ये बताएं कि जो स्कार्स होते हैं या गर्मियों में गर्मी दाने भी बहुत सारे होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए हाँ, मैं उसके लिए भी मैं बता रही हूँ और उसके लिए ये भी बता रही हूँ कि जब इंसान के लिए हम अपनी स्किन पर ग्लो चाहते हैं, वाइटनिंग चाहते हैं,
और शाइनिंग चाहते हैं। देखिए ग्लो, वाइटनिंग और शाइनिंग उस वक्त आती है स्किन पर जब स्किन टाइट हो। तो मैं एक ऐसा मास्क बता रही हूँ जिससे ये ब्लेमिशेस भी कम होंगे, झाइयाँ भी, दाग धब्बे भी आपके कम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट वॉश में ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल आसान। उसमें ये कि थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लें और उसको बिल्कुल बारीक पीस लें। और ये थोड़े से पुदीने के पत्ते आप किसी भी चीज़ से अपने काउंटर पे भी आप उसको पीस सकती हैं। उसके अंदर आधा टमाटर का पल्प ले लें और थोड़ा सा खीरे का जूस निकाल लें। थोड़ा सा खीरे का जूस, थोड़ा सा टमाटर का पल्प। टमाटर का पल्प रिंकल फ्री करने में ऐसा कारगर साबित होता है कि आपकी स्किन को एकदम रिंकल फ्री करके ग्लोइंग रिजल्ट दे देता है। तो आपने इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते मिलाए, वो आपके एक्नी को ख़त्म कर देंगे। आपने इसके अंदर मिलाया थोड़ा सा टमाटर का जूस जो आपकी स्किन को के ब्लैमिशेस और दाग धब्बे ख़त्म कर देगा और स्किन के रिंकल्स ख़त्म कर देगा। और थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें खीरे का जूस। ये 3 चीज़ें आपने ली और इसको मुल्तानी मिट्टी के अंदर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। आप ये यकीन करें कि 15 मिनट के इस मास्क से सिर्फ ये आपको 3 चीज़ें क्या लेनी है। आपको खीरे का जूस लेना है, आपको टमाटर का पल्प लेना है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ पीस कर, वह पुदीने की पत्तियाँ दाने ख़त्म करने में मुआविन साबित होंगी। इन तीनों चीज़ों को लेकर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी के 1 टीस्पून आजकल पाउडर बनाया आता है। इन तीनों चीज़ों को आप दूध के साथ मिक्स कर लें मुल्तानी मिट्टी में और ये कुल 5 चीज़ें हो जाएंगी। दूध, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, पुदीने की पत्तियों का पिसा हुआ पेस्ट, टमाटर का जूस और खीरे का पल्प, खीरे के पानी चंद कतरे। इनको आप मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। जिनके गर्मी दाने हैं, जिनके एक्नी हो गई है, जिनके पोर्स खुले हुए हैं, जिनकी स्किन लूज हो गई है, जिनकी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल आ गया है, जिनकी स्किन बिल्कुल डल हो गई है, इस मास्क को आप दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब। आप इसको अभी ईद में 3-4 दिन है, अगर अभी से शुरू कर देंगे तो ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा कि दाने भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, गर्मी दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये मास्क आप जिस्म के किसी हिस्से पर भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों के बैक पर हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाजुओं पर और कुछ लोगों के कमर पर भी होते हैं और बच्चों के भी हो जाते हैं। ये मास्क वहाँ भी लगा सकते हैं जब तक ये सूखे ना। अच्छा, नॉर्मल जो गर्मी दाने हो रहे होते हैं और जो नॉर्मल जैसे फेस के ऊपर हैं, ये सबसे ज़्यादा चिन पे दाने हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से। ऑब्वियसली हीट होती है, उसके बाद फिर उधर जो है वो स्वेटिंग होती है, उस वजह से वहाँ पर दाने बन जाते हैं। घर जब आप वापस आते हैं, या आपने मेकअप किया हो या नहीं किया व्हाटएवर, लेकिन आपकी स्किन जो होती है वो टायर्ड होती है और आपकी स्किन जो है वो ऐसा लगता है जैसे थकन वाली स्किन होती है। सारे गर्मी से आप हीटअप होके आते हैं, वो वैसी इफेक्ट जो होती है उसकी डल हो रही होती है। फिर दाने आके किस चीज़ से मुंह धो लेना चाहिए नॉर्मली कि वो जो दाने हैं ना वो फैलने से रुक जाएं? यानी कि क्या होता है कि एक अगर आपको एक्नी है तो वो एक्नी बढ़ते बढ़ते बाकी भी बढ़ जाती है। तो एक्नी को रोकने का तरीका क्या है? एक्नी को रोकने का तरीका नीम है। नीम आजकल क्या ज़माने कदीम से हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, और ख़ास तौर से जिन स्किन पर गर्मी दाने बहुत होते हैं या दाने होते हैं या किसी भी तरह से प्रॉब्लम स्किन है, रैशी स्किन है, उस सब के लिए नीम के पत्तों का पानी इस्तेमाल करें। वो लोग जिनके चेहरे पर दाने हैं या उनके जिस्म पर दाने हैं या उनके सर में दाने हैं, कहीं पे भी दाने हैं, अपने घर में नीम का इस्तेमाल करें। वो इस तरह कि आप एक टहनी नीम की तुड़वा लें और उसके पत्ते ले लीजिए। पत्तों को आप एक पतीला पानी में पकाएं और जब ये पानी अच्छी तरह ये नीम पक जाए तो जिस वक्त भी आप मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, आप इस नीम के पके हुए पानी को अपने मुंह धोने के, नहाने के पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें। तो अल्लाह के फजल से जो गर्मी दाने हो गए, जो एक्नी हो गई है, किसी भी किस्म पर के स्किन पर रैशेस हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा आपकी रेड हो गई है बाहर से आने से, तो आपको ये नीम का जो पत्तों का पका हुआ पानी है, इससे बॉडी के आपके तमाम इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। और वो बच्चे, वो बच्चियाँ जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकलते हैं या किसी भी किस्म की स्किन की प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि नीम का जो दरख्त है उसमें नीम की कोंपलें होती हैं जो लाल कलर की छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, सुबह नहार मुँह वो 7 पत्तियाँ
चबा कर खाएं और उसके ऊपर से पानी पिए सादा। तो अल्लाह के फजल से ये प्रॉब्लम जो मुहासों की प्रॉब्लम है, एक्नी की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। अनीस भाई, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो जाते जाते जो है वो छोटी सी टिप स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ग्लो के लिए, स्किन को फ्रेश रखे। और अगर जाहिर सी बात है ईद पे लोग जाग रहे होते हैं तो स्किन जो है वो थकी थकी लग रही होती है, ज़रा सी टिप फ्रेशनेस के लिए। बेहतरीन जो हमारे घर में एक आता है जिसको सिरका कहा जाता है, वेनिगर। हाँ। वेनिगर कहा जाता है। आप ये करें कि एक बाल्टी के अंदर ये बना रख लें, 1 टेबल स्पून ले लें सिरका, 1 टेबल स्पून ले लें फिटकरी बिरिया। फिटकरी को जिस तरह से तवे पे भून लें, वो जो थोड़ा सा पिघल जाएगी, फिर दोबारा से उसको ग्राइंड कर लें और फिर डाल दें इस पानी के अंदर 1 टेबल स्पून। और फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है यही नीम के पत्तों का, नीम के ग्राइंड करके जी, और इसमें 1 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है कोई भी हल्दी, जिसको टर्मरिक पाउडर कहा जाता है। बस इसको मिला रख लें और दिन में जब भी मौका मिले तो इस पानी के साथ आप मुंह धो लीजिए। तो ये इससे 3 फायदे होंगे। इसको लगाते ही एक तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, दूसरा जो आपका स्किन लूज हो रहा है उसमें बड़ा फायदा हो जाएगा, तीसरी बात ये कि जो आपके मसाम खुल गए हैं उसको टाइट करेगा, और चौथी बात ये कि ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई अमृत चेहरे पे लगा लिया है, जिससे अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर आपकी स्किन बहुत साफ हो जाएगी। बहुत साफ हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि स्किन बहुत साफ हो जाएगी, वहीं पर लड़कों के लिए रानी आपा ज़रा ये बताएं कि लड़के जो है इस ईद पे अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, गोरा करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? लड़कों के लिए क्या टिप है? ये देखिए, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को भी अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है और उनका हक है। जो तमाम आज हमने रेमेडीज़ बताई, जो मास्क बताए, वो लड़कों के लिए भी हैं, लेकिन ख़ास तौर से लड़के लड़कियां और घर के हर फर्द के लिए। जैसा कि ईद की आमद है, लोग अपने जानवरों में बिजी हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, सारा दिन घर से बाहर हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं एक लस्सी बता रही हूँ और वो है दही की लस्सी। और वो आप लोग बनाएं, अपने घरों में बनाकर रखें और हर आते जाते हुए हर शख्स पिए इस लस्सी को। लस्सी को बनाने का तरीका यह है कि आप 1 पाव दही लें, यानी 1 पाव दही लेनी है और 2 लीटर उसमें पानी मिलाना है। 1 पाव दही में 2 लीटर पानी बनाकर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लें। ये लस्सी बनाकर आप 2 जगहों में रख लीजिए। और अगर मजीद भी इसमें पानी, 1 पाव दही में 2 जग पानी डालें और तीसरा जग भी शामिल कर सकते हैं। दही 1 पाव है और 3 जग आपने पानी के मिला के इसको नमक डालकर एक बेहतरीन सी लस्सी बना ली। इसको ठंडा कर लीजिए और आते जाते घर का हर फर्द ये कच्ची लस्सी कहलाएगी दही की, ये पिए तो ना सिर्फ ये कि बाहर से आने के बाद उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, जो पसीना उसका बाहर निकला है वो ताकत उसकी बहाल होगी और उसकी बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएगी। ये लस्सी घर के हर फर्द को पिलाएं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आते जाते अपनी टेबल पर, डाइनिंग टेबल्स पर आप बना के जगहों में रख दें कि घर का हर फर्द ये लस्सी इस्तेमाल करे। तो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि थकन दूर हो जाएगी, स्किन के आपकी फ्रेशनेस हो जाएगी, आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बॉडी की थकावट दूर हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें बताई हैं। तो कच्ची लस्सी जो है उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, आपकी स्किन को भी ग्लो करती है। और मुझे जो आज जिस चीज़ ने बड़ा होम रेमेडी ने क्लिक किया है वो है जी कोयला। और कोयले को पीस के आपने ये बताना कि भाई कोयले का पाउडर पीसना है आपने, फिर उसके अंदर जो है वो आपने गाय का दूध मिलाना है और फिर गाय के दूध मिलाने के बाद आपने जो है वो 2 चमचे शहद उसमें मिला के उसका पेस्ट बना के उसको मास्क की तरह लगा लेना है और फिर 1 घंटे बाद जो है वो मुंह धो लेना है। तो उसके बाद फिर स्किन जो है वो फ्रेश एंड फ्रेश, तो आपको जो है वो कहीं और जाने की या विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड कोलेजन इट्स अबाउट कच्ची लस्सी ना। कच्ची लस्सी को किसके साथ पीना था अनीस भाई? नहीं, कच्ची लस्सी के साथ कोई चीज़ ऐड करनी थी? आधा गिलास पानी, आधा गिलास दूध, बस सिर्फ कच्ची लस्सी। तो ये इट एनहांस योर कोलेजन। बिल्कुल। चलें जी, और एक दिन में एक दफ़ा? दिन में एक बार। सही। नहीं तो कई बार पीना, कई बार पिएंगे, कई बार पीना है। देखिए असल में देखिए ये जो कोलेजन है ना, ये आपके ब्लड में है। जितना आपका ब्लड प्योरीफाई होगा उतना तो फायदा होगा।
सही जी। तो जनाब दिन में अगर कई बार आप पीना चाहते हैं तो दिन में आप कई बार पी लें, बट मेक श्योर आप अपनी जो किडनी है उसकी एफिशिएंसी ज़रूर चेक करवाएं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किडनी इश्यूज़ हैं या बहुत ज़्यादा आपको शिकायत होती है कि जी बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ज़रूर फिर थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, फिर एक दफ़ा पी लें। लेकिन कच्ची लस्सी और ये जो कोयला है इसकी रेमेडी जो है ज़रूर आप करें और हमें ज़रूर बताएं हमारी सोशल साइट पर कि भाई इसका रिस्पांस आपको कैसे आया, ताकि हम रानी आपा तक ये रिस्पांस पहुँचाएँ और उन्हें बताएं कि लोगों ने कितना पसंद किया। बहुत शुक्रिया रानी आपा, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आप हमारे शो पे आए। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक है, और ये टॉपिक क्या है? वही टॉपिक है जो आप घर में कर रहे हैं, वो आज हम शो में बताएंगे कि भाई क्या कुछ हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो टॉपिक हर घर में है, ईद की तैयारियां। ईद की तैयारियों के लिए क्या करें भाई? फ्रिज लाना है, सफाइयां करनी है, कपड़े निकालने हैं, क्या क्या कुछ करना है, फिर दस्तरखान भी निकालने हैं, टेबल्स लगानी है, क्रॉकरी भी निकालनी है, पहले दिन किसके यहाँ जाना है, दूसरे दिन क्या इंतजाम हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मुस्तफा साहबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं कि चलिए जी, पॉलिटिशियंस होते हुए तो वैसे तो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, लेकिन जब आप घर जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली होम तो होम, होम टू होम, घर तो घर है, तो घर जाके जो है फिर कैसे चीज़ें होती हैं? और अभी ईद चल रही है तो क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं अभी आप? देखिए मैं समझती हूँ चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, उसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। ईद उल फितर में भी यही है कि टोटली जी गेस्ट आ रहे हैं, किसी के यहाँ हम जा रहे हैं। हाँ। और फिर घर में कौन आ रहा है, किस तरह अरेंज करना है, मतलब अगर लंच दे रहे हैं या डिनर दे रहे हैं तो मतलब घरेलू खातून को तो यही होता है कि जी, चाहे घरेलू खातून नाम भी हो तो खातून को ये होता है कि जो मेरे घर में गेस्ट आए तो दूसरों से ज़्यादा अच्छा मेरा इंतज़ाम हो, ज़्यादा अच्छी डिशेज़ बने। और ये सारा मतलब वो चाहती है कि जिस तरह मैं और चीज़ों में अपना क्रेडिट ले जाना चाहती हूँ, इसमें भी लेके जाऊँ। और फिर घर के अंदर एक जो औरत है वो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, तो वो उस रोल को प्ले करती है कि ईद में खुसूसी होता है कि बेटा कह रहा होता है माँ ये बनाना है, बेटी कुछ कह रही होती है, शौहर की फरमाइश कुछ होती है, अगर पेरेंट्स की फैमिली से या इन लॉज की फैमिलीज़ में से कोई आ जाए तो उनकी अपनी फरमाइशें होती हैं और ख़ातून खाना फरमाइशें पूरी करती रहती है। और मैं समझती हूँ यही हमारी मोहब्बत है और यही हमारा रिवाज है। और ईद उल अज़हा में तो मर्द भी बड़े बिजी होते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ ख़वातीन से ज़्यादा बिजी शायद वो होते हैं। हाँ। वहाँ गोश्त दे आओ, यहाँ गोश्त ले आओ और हाँ। ये सब कुछ करना उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्योंकि हमारा इस्लामी फरीज़ा है, सही, तो उसको हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से मुस्तकीन तक पहुंचाना गोश्त। अच्छा ये बताएं कि अब क्योंकि ख़वातीन जो हैं इन टाइमिंग्स पे शॉपिंग कम और किचन की शॉपिंग ज़्यादा कर रही होती हैं, लाइक आप जिसको भी देखें ना वो ये बात कर रहे थे पर हमने छुरियाँ तेज़ करा लेनी है, क्रॉकरी निकालनी है, जो है ना वो बर्तन निकालने हैं, छन्नियाँ निकालनी है, ये सारा कुछ करना है। क्योंकि जो ईद उल अज़हा आती है ना उसमें आपकी जो किचन की जो शॉपिंग होती है ना वो भी अपग्रेड होती है। जाहिर सी बात है आप हर साल जब शॉपिंग करते हैं। अच्छा ये किसी को खाना पकाने का शौक़ हो या ना हो, किसी को घर में बहुत सारी चीज़ें देखने का शौक़ हो या ना हो, लेकिन लोगों को अपने घर में नई चीज़ें लाना, क्रॉकरी लाना, डिनर लाना, ये सारी चीज़ें बड़ा पसंद होता है कि बस जब मेहमान आएंगे तो हम फिर उनको किस तरीके से सर्व करेंगे। आपकी ईद उल अज़हा की किचन शॉपिंग क्या होती है? कोई ऐसी ख़ास नेसेसरी नहीं होती है कि अच्छा असल में वजह ये कि हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है तो कोशिश ये होती है कि होममेड मसाला वगैरह हो तो उसी से ज़्यादा बनाया जाए, तो पूरी कोशिश यही होती है कि जो बाज़ार के हैं उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार से भी लानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% तो घर पर नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें लेकर आना। और फिर दूसरा ये कि मुझे जो है ना ज़्यादा बर्तनों का शौक़ है कि जी लास्ट ईयर अगर कोई गेस्ट आए थे तो सब ने यही डिनर यूज़ किया, तो इस दफ़ा कुछ बर्तन मेरे बहुत चेंज होने चाहिए। तो इन चीज़ों का मुझे शुरू से ही शौक़ है, तो ये चीज़ें मेरा तकरीबन पूरा साल भी चलती रहती हैं, लेकिन ईद के करीब इन चीज़ों की ज़्यादा मैं वो मतलब शौकीन हूँ। शौकीन है, हाँ बिल्कुल, ये होता है, सब लोग शौकीन होते हैं। यूजुअली आप जब अपना किचन अपग्रेड कर रहे होते हैं, चीज़ें ला रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें अगर वो ज़्यादा यूज़ हो गई हैं तो वो आप रिमूव कर रहे होते हैं, या फिर आप उनको भी काम में लेके मिक्स मैच करके जो है नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। अच्छा ईद की तैयारियों में ना सबसे ज़्यादा जो तैयारियाँ काउंट करती हैं वो तैयारियाँ ये काउंट करती हैं कि आपने क्या पहनना है, और स्पेशली जब सुबह सुबह कलेजी बनने का टाइम होता है तो कलेजी के टाइम पर जो है वो आपने दूसरा ड्रेस पहनना होता है, जो कि लॉन का ड्रेस होता है, या फिर आपने जाना आना करना होता है। हाँ,
क्योंकि ईद के दिनों में आपके जो ड्रेसेस होते हैं ना वो भी आप 3 से 4 निकाले हुए होते हैं, क्योंकि जिन्होंने कुकिंग करनी होती है ख़वातीन ने, वो जाहिर सी बात है इतने हैवी ड्रेसेस पहन के तो कुकिंग नहीं कर रही होती हैं। अच्छा, अब जिनके घर में कुक है, जिनके घर में ऐसा होता है ना कि जो लोग कुक होते हैं और वो फिर आकर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने अपनी अलग जो है वो मैनेज किया होता है कि चलें जी ठीक है, फिर हमने सुबह क्या पहनना है। तो ईद उल अज़हा की ज़रा शॉपिंग के बारे में बताएं कि ईद उल अज़हा में आप किस तरह के ड्रेसेस ख़रीदती हैं, कैसी शॉपिंग करती हैं, और ओवरऑल आपकी फैमिली में, आपके घर में आप जब छोटी थी या अब जब से लेके अब तक क्या चलता रहा है सारा? सब एक्चुअल वजह ये है कि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं, छोटी जो थी तो बड़ी ज़िद करके अपने बाबा से ना कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना, बड़ी ज़िद्दी थी कि मतलब हर चीज़ को मैनेज करना है। तो फादर की जब के बाद डेथ हुई मेरी, और उसके बाद मैं बहुत स्लो हो गई इन चीज़ों में, और अभी रिसेंटली तकरीबन 3 साल होने को है, बहन की डेथ हुई है, तो अब तो बिल्कुल भी उस तरफ कोई ऐसा नहीं होता सच है इसकी शॉपिंग की जा रही है और कोई एहतमाम किया जा रहा हो, वो सारा एहतमाम जो है ना इन दोनों शख्सियात ने मुझसे ले लिया। सही। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो यही है कि किसी के जाने से किसी की जो कमी है वो तो पूरी नहीं होती, लेकिन बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और ये तमाम तर चीज़ें तो इंसान के साथ चलती हैं। जब कोई छोड़ के चला जाए ना तो बहनों की कमी या फिर इस तरह से जो होता है ना वो पूरी करना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। रियली जो है ना, हम सबसे छोटी थी मेरी ये बहन, और इशू ये था उसको कुकिंग का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। बस ऐसा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब किसी गेस्ट ने आना, वैसे कोई काम नहीं उसने करना, कभी कोई काम नहीं करना घर का ना, तो जब आना तो उसने बड़ा मतलब हमें बुलाना होता, क्योंकि फर्स्ट डे हम अपनी वालदा की तरफ होते हैं, तो उन्होंने बुलाना ना, तो सबसे पहले सारी चीज़ें उसने रात को मैनेज अपनी भाभीयों के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर उससे सब कुछ करने, सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद फिर जाके सो जाना। और जब हमने आना तो अब जब भी मैं अपनी वालदा के घर आती हूँ तो मेरा मतलब दिल दहल सा जाता है कि मैंने वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही होती जो उसकी वजह से मुझे नज़र आ रही होती, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सही। नहीं, आप बिल्कुल उदास ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बात सारी यही होती है कि बस अल्लाह ताला सब्र दे और उनके जो कब्र में हैं दर्जात हैं वो बुलंद करें। तो ये जो होते हैं ना, ये इन ख़ास मौक़ों पर ही अपनों की याद आती है, इन ख़ास मौक़ों पर ही जो है ना वो अपने याद आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं आपकी पॉलिटिकल मसरूफियात क्या रहती हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि अपने इलाके के लोग मिलते भी हैं और उनसे मिलना भी होता है। फिर ये भी देखना होता है कि हमारे यहाँ कौन सी जगह पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईद उल अज़हा पे कुर्बानी नहीं की होगी, उनके यहाँ बाकायदा से एहतमाम करना, मतलब एक लिस्ट बना लेनी कि अपने पीएन को कहना है कि ये उनके घरों में आपने लाजमी ड्रॉप करना है। फिर चाहे मोहल्ले में है या कुछ इधर उधर है, तो मैं तकरीबन जो है ना ये समझ लें कि कुर्बानी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो तकरीबन मुझे तो ये गोश्त के चक्कर से ही नहीं निकलती हूँ फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे उससे ही नहीं निकल पाती हूँ कि जी लिस्ट में फलाने को ऐसा तो नहीं हुआ, रह तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर छोटा मोटा मिलना मिलाना तो फिर होता ही है, वो तो लाजमी है हम लोगों। तो तीनों दिन कैसे जाते हैं फिर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे जाते हैं। फैमिली में क्या बनती हैं डिशेस पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होता है? देखिए, बिरयानी तो मस्ट है हम कराची वालों के लिए, ठीक है ना, और शीर खुरमा बन गया, ठीक है, मीठे में इस तरह कबाब बन गए, और डिफरेंट चीज़ें मतलब डिस्ट्रीब्यूट की होती है कि फर्स्ट डे ये बनाना है, सेकंड डे ये बनाना है, जिसकी फरमाइश हुई घर के लिहाज से, तो पहले से भाभियाँ तय कर लेती हैं कि हाँ जी फर्स्ट डे ये बना लेना, सेकंड डे ये बना, क्योंकि फर्स्ट डे मेरी वालदा के यहाँ होता है, सेकंड डे फिर मेरे यहाँ दावत होती है, तो थर्ड डे फिर ये हम मिक्स है कि कहाँ जाना है और कहाँ जाना है और फिर किस तरीके से जो है ना वो करना है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ मुसरत बैठी हुई हैं और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल अपने घर में बैठ के बातें करते हैं। ये बताएं, जब मेहमान वगैरह आते हैं तो मेहमानों को क्या सर्व करती हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? को ख़ास डिशेस होती हैं जो आपने दिमाग में सेट की होती हैं, या फिर जैसे मेहमान होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप कहती हैं ये वाले मेहमान पाई नहीं खाते, वो वाले मेहमान बिरयानी नहीं खाते, ये वाले मेहमान ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे घर में ये बहुत सारा बहुत मसले होते हैं, खाला ने जो है वो नहीं खाना, मामू 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 ने